दाब के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। यानी कोई भी पदार्थ है उसके अंदर जो कण होते हैं उनके बीच की कोशों में अलग होती है, द्रव में अलग होती है, गैसों में अलग होती है। तो उसके कणों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर दाब दाब के अंदर परिवर्तन होता है। वो पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने या संपीड़न करने पर क्या होता है। अगर कोई भी सिलेंडर में गैस भरी हुई है, उसमें अगर हम दाब लगाते हैं या फिर उसका संपीड़न करते हैं, संपीड़न का मतलब होता है दबाना। अगर हम उसको दबाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या इसके लिए जैसे मान लो हम यहाँ पर एक क्या लेते हैं, पिस्टन लेते हैं, और इसको अगर ऊपर से दबाएंगे तो यहाँ पर मान लो कण दूर दूर हैं। तो जैसे ही इसको दबाएंगे यानी कि इसको संपीड़ित करेंगे, यानी संपीड़न जब इसका करेंगे तो ये कण आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, यानी पास पास हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो पदार्थ की अवस्था है यहाँ पर दाब घटाने और बढ़ाने पर चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पर ये सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन से जब इसको दबा रहे हैं हम, तो यहाँ पर कण दूर दूर हैं, लेकिन पिस्टन से जब इसको दबा दिया है तो ये कण यहाँ पर पास पास आ गए हैं। और यहाँ पर दाब को बढ़ा दिया है हमने पिस्टन से, तो ये एकदम पास पास में कण आ गए हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर पदार्थों के कणों को यहाँ पर समीप लाया जा सकता है। यानी दूर थे, दाब लगाने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, पास पास में यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि यही कारण है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है हम शुष्क बर्फ कहते हैं। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को दाब बढ़ा करके अगर हम इसको ठोस में बदलेंगे तो ये क्या कहलाएगी, हमारी शुष्क बर्फ कहलाएगी, यानी कि ड्राई आइस कहलाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती हैं। जैसे कैसे दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती हैं, जैसे मान लो कोई ठोस है, बदल सकते हैं, और ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को हम किस में बदल सकते हैं, गैस में बदल सकते हैं। जब ठोस द्रव्य में बदलता है तो ये किसकी वजह से द्रव में बदलता है, सल संगलन की वजह से बदलता है। संगलन क्या होता है, जैसे गलनांक जो होता है, गलनांक या संलग्न। तो ठोस जब भी द्रव में बदलता है, ठोस का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, जिसको हम संलग्न भी कहते हैं। और द्रव का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण के द्वारा भी हम बोलते हैं, यानी बाष्पीकरण के द्वारा होता है। और ठोस अगर डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, तो उसके हम क्या कहते हैं, उदर्वपातन कहते हैं। और अगर गैस है, गैस को अगर हमें ठोस में बदलना है तो किसके द्वारा गैस को ठोस में बदलेंगे, निक्षेपण विधि के द्वारा हम इसको बदलेंगे। अगर हमें द्रव को ठोस में बदलना है तो किसके द्वारा बदलेंगे, द्रव को हम जमा देंगे। जैसे जल को हम जमा देते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और संघनन की बात करें, जैसे गैस की जो बूंदें होती हैं उनको हम इकट्ठा करके किस में बदल सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं। जैसे बाष्प के रूप में जो जल होता है, उन बूंदों को हम इकट्ठा करके किस में बदल सकते हैं, जल में बदल सकते हैं। जैसे अगर हम बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो प्लेट के ऊपर जो पानी बूंदों के रूप में जम जाता है यहाँ पर, जैसे कोई बर्तन में हमने पानी गर्म किया, प्लेट के ऊपर जो पानी जम जाएगा यहाँ पर बूंदों के रूप में, उन बूंदों को हम इकट्ठा करके क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। यानी ज्यादा बूंदें हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, जल। तो गैसों को भी यहाँ पर संघनन के द्वारा हम द्रव में बदल सकते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में रूपांतरण यहाँ पर देखा गया है। अब हम देखते हैं, जैसे ये देखा रखा है हमें तापमान, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या करते हैं, 273 हम माइनस करते हैं। कोई भी अगर केल्विन है उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसमें से 273 माइनस करेंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस आएगा, यहाँ पर आएगा 17। और जैसे कि 300 में से इसको माइनस करें तो क्या आएगा, 7 और 2, यानी 20 डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा ये। इसी तरीके हम डिग्री सेल्सियस में बदलें तो 273 घटा देंगे तो कितने बदल जाएगा ये, 300 डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। अवस्थाएं क्या होगी, जैसे 250 डिग्री सेल्सियस पर जल जल क्या होता है, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल है, बाष्प बन जाएगा, बाष्प।
और यहाँ पर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है यहाँ पर, वो क्या होता है, जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या रहेगा, द्रव के रूप में रहेगा, और द्रव से ये गैस में बदलने की कंडीशन में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे किसी भी पदार्थ की अवस्था, अगर हम पदार्थ की अवस्था बढ़ा देते हैं तो पदार्थ की अवस्था है जल्दी से बढ़ती है या घटती है, क्योंकि तापमान के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर जो दबाव है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से कोई भी पदार्थ की अगर अवस्था हमें परिवर्तन। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कौन सी सुझा सकते हैं। जैसे वायुमंडलीय जो गैसें हैं उनको अगर हमें द्रव में बदलना है तो हम गैस को द्रव में कौन सी विधि से बदलते हैं, यहाँ पर जैसे हम देखें द्रव को गैस में, यानी गैस को द्रव में बदला है हमने संघनन विधि से बदला है। यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है आंसर, संघनन विधि। ये हम देखें यहाँ पर, जैसे ये गैस है, गैस को हमने द्रव में बदला है संघनन विधि से, और द्रव को गैस में बदला है वाष्पीकरण विधि से, तो संघनन के द्वारा हम इसको बदल सकते हैं। अब बात करें वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण क्या होता है कि अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। जब भी हम पदार्थ की अवस्था बदलना चाहें तो उसको ऊष्मा देना जरूरी है या फिर उसको दाब में परिवर्तन करना जरूरी है। क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है, जैसे जल, जिसमें हम ना तो ऊष्मा देते हैं। तो जो हमारे वर्षा आती है, जो भी हमारे समुद्र का पानी है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, और जब वाष्प बनकर वो ऊपर उड़ता है तो वो किसका रूप ले लेता है, बादल का रूप ले लेता है, और ये बादल चलने लगते हैं। अब बादल जब चलने लगते हैं और जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये बादल क्या हो जाते हैं, बरस जाते हैं। तो बरस क्यों जाते हैं, क्योंकि इनका घनत्व, वजन इनका बढ़ जाता है और ये अपने वजन को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वर्षा होने लगती है। तो वर्षा होने का कारण क्या है, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और समुद्र का पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगता है जो बादलों का रूप धारण कर लेता है, और ये बादल जब अपना वजन सहन नहीं कर पाते हैं तो बरसने लगते हैं। तो वाष्पीकरण की वजह से हमारे जीवन में जो वर्षा होती है वो वाष्पीकरण की वजह से होती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, ये मेजरमेंट की एक यूनिट है। जैसे टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं, यानी तापमान को हम नापते हैं केल्विन में, उसी तरीके से एटमॉस्फेयर है, ये गैसीय दाब को नापने का क्या है, मात्रक है। यानी गैसीय दाब को एटमॉस्फेयर के द्वारा, एटीएम के द्वारा नापा जाता है। दाब का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है, पास्कल। ये जैसे हम करंट यानी धारा जो है, धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। तापमान है, तापमान को हम किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं या फिर डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। इसी तरीके से जो दाब है, दाब को किस में नापा जाएगा, पास्कल में नापा जाएगा। तो 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और वायुमंडल में वायु का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब है वो एटमॉस्फेयर होते हैं, इसे हम सामान्य दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर जो दाब होता है वो सामान्य दाब होता है। अब समुद्र से जो पानी वाष्प बनकर उड़ता है वो किस वजह से उड़ता है उसके बारे में हम बात करें तो वो दाब में परिवर्तन की वजह से उड़ता है। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं गीले कपड़े हैं, सूख जाते हैं, अपना आप देते हैं किसी प्रकार की, वो अपने आप ही सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, तो हवा चलती है तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि हवा क्या है, पानी को वाष्प बना करके उड़ा देती है। तो इन दोनों उदाहरणों, पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, कभी भी वो रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यानी द्रव के अंदर जो कण है कि दूसरे जो
कण है उसके आकर्षण से ये मुक्त हो जाते हैं, यानी कि आजाद हो जाते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्वथनांक से परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण की यहाँ पर परिभाषा हो जाती है कि हम क्या करते हैं, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में बदलना, वो कहलाता है बाष्पीकरण। अगर क्वथनांक पर बदलेगा तो वो क्वथनांक ही हो जाएगा। अब बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जैसे हम बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक का एक क्रियाकलाप देखें। एक परख नली में हमने लिया है 5 ml जल लिया है, इसे खिड़की के पास या फिर पंखे के नीचे हम रख देते हैं। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में हम क्या कर लेते हैं, 5 ml का जल लेकर उसे खिड़की के पास या फिर पंखे के नीचे रख देते हैं। तो एक तो हम लेते हैं मान लो कटोरी, यानी कटोरी में हमने क्या लिया है, जल लिया है, तो यहाँ पर कटोरी में जल भर दिया। एक हमने ली छोटी बर्फ नली और इसके अंदर क्या भर दिया, जल भर दिया। तो दोनों का आयतन यानी दोनों का क्षेत्रफल अलग है। जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा जगह है जल को उड़ने के लिए, यहाँ पर कम जगह है जल को उड़ने के लिए। तो यहाँ पर खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी में अंदर रख देते हैं। अब कमरे का तापमान हम देखते हैं। दो तो हमने रख दिया खिड़की पर और एक में तापमान कम होता है, तो यहाँ पर भी हमने जल रख दिया है। इन सभी परिस्थितियों में बाष्पीकरण में लगे समय और दिन को हमें नोट करना है, यानी कितना समय इसमें लगा है। इसी बारिश के दिन में भी इन क्रियाकलापों को करने के अपने प्रेक्षण हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बारिश के दिनों में क्या हो रहा है। यहाँ पर जैसे बाष्पीकरणों के निम्नलिखित काल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम इन एक्सपेरिमेंटों को करते हैं तो कौन कौन सी चीजें जिससे बाष्पीकरण की दर बढ़ती है। पहला तो सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर, जैसे कटोरी में जो जल है वो जल्दी उड़ेगा, यानी जल्दी वाष्प बनकर बाहर निकलेगा। और जो यहाँ पर परख नली में जो जल है वो धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ेगा, यानी इसमें ज़्यादा समय लगेगा जो परख नली में जल है। और जल जो कटोरी में है उसमें कम समय लगेगा। क्यों सर कम समय लगेगा? क्योंकि यहाँ का इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका जो सतह का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर हम जानते हैं कि बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम कपड़े को फैला देते, फैलाते कपड़े में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने कपड़े को फैला दिया है तो वो जल्दी सूख जाएगा। क्यों जल्दी सूख जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखें, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे बाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम धूप में कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि धूप में तो वहाँ पर जो कणों के बीच में जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाएंगे और कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। तीसरा उदाहरण है यहाँ पर आर्द्रता में कमी। जैसे कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, बरसात के दिनों में हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। में क्या होता है, जल वाष्प होता है। बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे हम देखते हैं तो बाष्पीकरण की दर है वो यहाँ पर आर्द्रता बढ़ जाएगी। आर्द्रता बढ़ने की वजह से बाष्पीकरण की दर यहाँ पर घट जाती है। नेक्स्ट हम देखें वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होती है, उससे भी यहाँ पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा यहाँ पर घट जाती है। नेक्स्ट हम देखें बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, यानी कि कोई भी जगह है वो ठंड कैसे बढ़ जाती है अगर बाष्पीकरण होती है। जैसे खुले
हुए बर्तन में रहता है। जैसे कोई भी अगर हमने क्या रखा है उसमें अगर हम कम रेट से उड़े यानी कि धीरे धीरे उड़े लेकिन वो पानी हमेशा उड़ता रहता है, तो बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार आसपास से ऊर्जा के अवशोषण होने के कारण शीतलता यहाँ पर हो जाती है। शीतलता कैसे होती है? जैसे यहाँ पर क्या है, खुले में अगर हम जैसे रात को पानी रख देते हैं खुले में, तो वो अपने आप ठंडा हो जाता है मॉर्निंग में। क्यों ठंडा हो जाता है सुबह? क्योंकि यहाँ पर वो वाष्प बनकर जब वो पानी उड़ता है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दो कण स्टार्टिंग के ये हैं, तो वाष्प करके उड़ते हैं। तो इसकी कम हो जाएगी और इन बाकी कणों की ऊर्जा कम होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, क्या किसका कारण होती है? तापमान बढ़ने का कारण होती है। अगर उनसे ऊर्जा ही यहाँ पर कम हो जाएगी यानी तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा तो इसका मतलब वहां पर शीतलता आ जाएगी। टोन यानी नाखूनों की पॉलिश क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली और उसके आसपास से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और बाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर यहाँ पर शीतलता महसूस होती है। तो जहाँ भी हमें ठंड महसूस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो बाष्पीकरण की वजह से होती है। यानी तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्यों जल छिड़कते हैं? क्योंकि उससे बाष्पीकरण की दर है वो धीरे हो जाती है और जब बाष्पीकरण की दर धीरे हो जाती है तो वहां पर शीतलता बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में ज्यादा पसीना आता है हमें, गर्मियों में जो है वो पसीना बनकर बाहर आता है। पसीना बनकर बाहर महसूस होती है क्योंकि बाहर हम क्या पहने हुए हैं, सूती कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर शीतलता महसूस होती है। अब बात करें यहाँ पर जैसे बाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर द्रव की सतह के जो कण हैं, जैसे हमारा पसीना श्वास की ऊर्जा प्राप्त करके और बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। यानी बाष्पीकरण में जो प्रसुप्त ऊष्मा है, प्रसुप्त ऊष्मा यानी बाष्पीकरण में जो ऊर्जा खत्म हुई है, वो ऊर्जा वो कहाँ से ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को ठंड का एहसास होता है, जिससे शरीर यहाँ पर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, सूती जो कपड़े होते हैं वो जल को अवशोषित कर लेते हैं और जल को जब अवशोषित कर लेते हैं इसका मतलब वहां पर बाष्पीकरण की जो ऊर्जा है वो। दूसरा उदाहरण यहाँ पर यह है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बर्फ का पानी है उससे गिलास को भर देते हैं तो गिलास की बाहरी सतह पर क्या आ जाते हैं, जल की बूंदें हमें नजर आने लगती है। वो क्यों आने लगती है? किसी भी बर्तन में जब बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की जो बाहरी सतह है उसे जल की बूंदें हमें नजर आने लगती है, क्योंकि वायु में औपस की जो ऊर्जा है, क्योंकि वायु में हमेशा जलवाष्प कुछ न कुछ मात्रा में रहता है और वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा है यहाँ पर ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। क्योंकि बाष्पीकरण अगर कम हो जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। जो भी गैस है वो द्रव में बदल जाएगी, यानी जल वाष्प है वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और द्रव में बदल जाएगा तो हमें जल की बूंदें यहाँ पर नजर आने लगती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंड क्यों करता है? तो कूलर अधिक ठंड क्यों करता है? क्योंकि वो बाष्पीकरण से क्या है,
जो ऊर्जा है उसको वो ले लेगा, यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प है उससे ऊर्जा ले लेगा। इसकी वजह से कूलर हमें ठंडा में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्योंकि घड़े के जल है उसमें बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि बाष्पीकरण जल्दी जल्दी होगा तो उससे जो कण है, यानी जल के अंदर जो कण है वो अतिरिक्त तो ऊर्जा कहाँ से ले लेते हैं? जो आसपास के कण है वहां से ले लेते हैं। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली में ठंड क्यों होती है? ये सब बाष्पीकरण की वजह से होती है। और दिया जाएगा। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वहां पर बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे हमें शीतलता महसूस होती है। अब यहाँ पर हम देखें, एक यहाँ पर चौथे जो स्टेज आती है पदार्थ की, वो है प्लाज्मा। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने 3 अवस्था तो पहले पढ़ी है, ठोस, द्रव और गैस। अब ये अवस्था और चल रही है यहाँ पर, एक तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, और एक है ठोस, द्रव, गैस। तो हमारी 3 है, या एक प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, यानी कि गैस के रूप में होते हैं, लेकिन गैसों के अंदर बहुत ज्यादा आयन्स पाए जाते हैं। जैसे कि फ्लोरोसेंट प्लाज्मा होता है, जो हम ट्यूबलाइट यूज करते हैं उनमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है, यानी प्लाज्मा पदार्थ होता है। और जो नियोन बल्ब होता है उसमें भी प्लाज्मा पदार्थ होता है। नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। यानी नियोन बल्ब में हम कौन सी गैस भरते हैं? नियोन गैस ही भरते हैं। और फ्लोरोसेंट अन्य ऐसी गैस भरेंगे जिसका आयतन कम हो। तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। जब भी हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो जो गैस इसके अंदर भरी होती है वो क्या हो जाती है? आयनीकृत हो जाती है। आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा यहाँ पर तैयार होता है। तो जब भी इसको आवेशित किया जाता है तो आवेशित होने की वजह से जो ट्यूब या बल्ब के अंदर जो चमकीला प्लाज्मा का जाता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की है कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में हमें चमक दिखाई देती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में तापमान जब बढ़ता है तो तारों में प्लाज्मा बनने लगता है। एक और पदार्थ आता है यहाँ पर, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी दिया है इसलिए इसको बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र बोस। तो ये भारत के भौतिक वैज्ञानिक हैं जो कि 1920 में बताए गए हैं। 1920 में इन्होंने बताया है, क्या बताया? पदार्थ की 5वीं अवस्था की कुछ गणनाएं भी इन्होंने की है। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की नई अवस्था की यहाँ पर भविष्यवाणी की है, जिसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया है। सन 2001 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले, और दूसरे वैज्ञानिक थे बेमेन। इनको यहाँ पर बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया है। और बताया किसने था? ये आइंस्टाइन ने बताया था कि पदार्थ 5वीं अवस्था में पाया जाता है। लेकिन इसको खोजा किसने है? यानी इस अवस्था को प्राप्त करने वाले जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है वो है अमेरिका के एरिक। दुनिया की सामान्य वायु घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। बीईसी यानी कि हम कह सकते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे मिलता है हमें? कोई भी मान लो वायु का घनत्व लेते हैं, वायु का घनत्व वैसे ही काफी कम है। अगर इस वायु के घनत्व का भी 1,00,000वां भाग हम लेते हैं तो यानी उससे भी कम घनत्व वाली, बहुत कम घनत्व वाली गैस को हम
वायुमंडल के तापमान के 1 लाख भी हिस्से से भी कम तापमान पर ठंडा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमें मिलता है। बाकी हम इस पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्थाओं की जानकारी यहाँ पर, जिसे केमिकल 4.kids.com से भी हम देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये सफिशिएंट है कि कंडेंसेट क्या है और प्लाज्मा क्या है। जैसे हमने यहाँ पर देखे इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने क्या देखा था, पानी के अंदर नमक मिला करके देखा था। हमारे आसपास द्रव तीन अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। गैस के कणों में सबसे कम बल होता है। कणों में ठोस को नहीं करने यानी न्यूनतम होता है। गैसों के लिए ये अधिकतम होता है, लेकिन द्रवों के लिए ये मध्यवर्ती होता है, यानी कि मध्य में होता है। ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, यानी कि द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल जा सकती हैं द्रव के अंदर, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता है। और गैसों में कोई क्रम, पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो अंतः परिवर्तित होती हैं, यानी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से यहाँ पर किया जाता है। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे हम कर सकते हैं, एक तो ताप से कर सकते हैं और एक यहाँ पर दाब से कर सकते हैं। एक और है यहाँ पर उदरपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ का होता है। द्रव अवस्था से वाष्प पर, जिस जगह पर या जिस तापमान पर कोई पदार्थ है द्रव से वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और वाष्पीकरण की सतही परिघटना की बात करें, सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में क्या कर देते हैं, ये बदल देते हैं, यानी अपने आसपास से ऊर्जा ग्रहण करके आकर्षण बल को तोड़ देते हैं और द्रव को ये वाष्प में बदल देते हैं, तो वो कहलाएगी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की गति कुछ जो गति है कुछ कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कौन से कारक हैं, एक तो सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वायु से भी हो सकता है। वायुमंडल से ठंडक उत्पन्न होती है। कैसे ठंडक उत्पन्न होती है वायुमंडल से, वायुमंडल की गुप्त उष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब या द्रव के क्वथनांक पर योग की जाती है। और संलग्न क्या होती है, संलग्न की गुप्त उष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को, यानी कि ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए जो ऊष्मा की जरूरत होती है वो उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी कि गुप्त ऊष्मा की वो ऊर्जा कहलाएगी। अब हम देखें कुछ राशियां हैं। जैसे तापमान है, तापमान को किसमें नापा जाता है, केल्विन में। इसको के से डिनोट किया जाए, एम से, यानी इसमें डिनोट करेंगे। किलोग्राम है, इसको 37 को किलोग्राम में नापते हैं, इसमें केजी से डिनोट करेंगे। भार है उसको न्यूटन में नापते हैं, एन से डिनोट करेंगे। आयतन को घन मीटर में नापते हैं, एम की पावर क्यूब हो जाएगा। घनत्व को हम किलोग्राम प्रति घन मीटर में नापते हैं, यानी केजी मीटर क्यूब, तो केजी मीटर की पावर -3 हो जाएगा। दाब इसको डिनोट करेंगे, यानी पीए से हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जैसे डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलना है, तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है, जैसे केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो -273 कर देते हैं। यहाँ पर भी -273 कर देंगे। ये डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है तो यहाँ पर +273 कर देंगे। यहाँ पर नेपथलीन को रखा, यह समय के साथ यानी नेपथलीन का जो वाष्पीकरण है वो ज्यादा बढ़ जाता है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है, क्योंकि पदार्थों के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। तो इत्र गैस के रूप में होता है तो गैस के अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए वो दूर तक पहुंच जाती है।
नेक्स्ट हम देखें पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के कारण पर चीनी में। दूसरे नंबर पर होगा यहाँ पर जल में, और 3 सेल्सियस पर ये बर्फ रहता है, और 6 सेल्सियस पर ये किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। यहाँ पर जल कमरे के तापमान पर द्रव है, इसकी पुष्टिकरण कर सकते हैं। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, ये भी पुष्टिकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें 273 के पर बर्फ को ठंडा करने या जल को इसी तापमान पर ठंडा पर शीतलता का प्रभाव यहाँ पर अधिक क्यों होता है? तो जल के अंदर जो अणु होते हैं कठोर होते हैं, और वो गुप्त ऊष्मा आसपास से ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए शीतलता का अनुभव होता है। ओवल जल है, तो एक तो उबलता हुआ जल है, एक वाष्प है। तो किसमें जलने की प्रक्रिया ज्यादा महसूस होगी? तो वाष्प में यहाँ पर जलने की प्रक्रिया है वो ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि वाष्प के अंदर होते क्या, गुप्त ऊष्मा भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर हम देखें ठोस को द्रव में बदलते हैं तो क्या कहते हैं, द्रव को ठोस में गैस में बदलते हैं क्या करते हैं? तो यहाँ पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ए के लिए आ जाएगा गलनांक। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, तो उसके लिए आ जाएगा क्वथनांक। क्वथनांक। तो इस तरीके से हम देखते हैं गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, उदरपातन क्या है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे ये प्रोजेक्ट हमें बनाना है, एक पारदर्शी जाल लेना है, बड़ा रबड़ का गुब्बारा लेना है, रबड़ की एक शीट लेनी है, एक तार लेना है, और यहाँ पर जो दाने और काले दाने डाले हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें निर्माण करना है। और प्रतिदर्श के निर्माण कैसे किया जाता है उसके हम देखें, जैसे इस तरीके से इस प्रतिदर्श का निर्माण किया जाएगा, यानी कि जिसको हम बाहर से देख सकें। पहले तार को कणों की गति को दर्शाने के लिए तार को जोड़ से हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, तो ये चैप्टर 1 है।